प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की मैथ। और अभी जो आपका एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज होगा 4.1 यानी 4.1 एक्सरसाइज होगा। इसमें जो है ना सो पिछला क्लास हुआ यानी एक क्लास जो है ना सो हो गया है। अब उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी अब जो है ना सो ये दूसरा क्लास होगा। तो साथियों, पढ़ने से पहले आप सभी का जो है ना आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज लाइफ पर मैं आप सभी का जो है ना सो दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, चलिए अब प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करेंगे ये 4.1 नंबर का जो एक्सरसाइज है। इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर जो है ना सो 2 है, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन में 8 गो क्वेश्चन डाल दिया और दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है ना सो 4 गो क्वेश्चन डाल दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना सो पिछला क्लास में पूरा समाप्त हुआ था और अभी जो होगा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब आपको जो है ना सो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप भी देखिए। और आप जब सवाल बनाते हो ना और खासकर गणित बनाते हैं तो अपना किताब कॉपी और पेन निकाल करके रखिए। और ये एक्सरसाइज 4.1 और पेज जो आपका है सो पेज कितना है बाबू रे? ये पेज आपका 82 यानी 82 जो है ना सो ये आपका पेज है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार मजेदार क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा आपको बनाने में। आपको पूछ रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो जो आपसे पूछ रहा है वही आपको मान लेना है। तो चलिए ना अब बनाते हैं। क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है सो 528 मीटर स्क्वायर है। तो लिख लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, किसके? चौड़ाई के दुगुना से। तो अब यहां पे मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर एक्स मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर एक्स तथा लंबाई बराबर, अब देखिए लंबाई क्या हो जाएगा? कह रहा है क्या? चौड़ाई के दुगुने से। तो चौड़ाई तो एक्स है तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना? 2x। और दुगुने से एक अधिक है तो प्लस 1। अब कह रहा है क्या? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। और आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो ऊपर में देखिए क्वेश्चन दूसरा में लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी आपको जो है ना ये द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार का है भूखंड है। अब इसका नाम आप रख सकते हैं ABCD। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर है। अब आपको बनाना है कैसे? तो यहां पर लिखेंगे आयत का, ये तो आपको आता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसी पर अब बैठा नहीं देंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है? यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 है ना। तो 528 बराबर लंबाई क्या है बाबू? दिखाई दे रहा है ना? लंबाई जो है सो 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1। गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। और चौड़ाई का जगह पर क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब नहीं हो जाएगा, अब इसको आप गुना कर दीजिए ना। तो 528 बराबर 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर
आप प्लस यहाँ x 1 है और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ, अब बराबर के इधर पहले से ये 528 दिया है तो इधर लाएंगे तो -2x², यहाँ प्लस है तो ये भी इधर आके माइनस, ये पहले से है ही तो प्लस 528 बराबर कितना, 0। अब नहीं बन जाएगा आपसे, आपसे नहीं बनेगा बाबू रे, आपसे भी बनेगा, ये आप ही को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 2x², यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा x² -528 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा तो 2x² और यहाँ पर देखिए आप भी जो है ना सो कुछ नहीं बोले, x² नहीं होगा, x न होगा, तो 2x² प्लस x घटे 528 बराबर 0। यही आपको जो है ना सो क्या कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हो गया, आंसर हो गया। यही द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना था, तो ये हो गया निरूपित। अब इसके बाद दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ये क्वेश्चन आप समझे ना, यदि आप नहीं समझे तो आपका खुला चैलेंज है कि आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि सर मैं इस जगह पे नहीं समझा, तो फिर मैं उसका उपाय करूंगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक ही जो है ना सो हम लोगों को मोटिवेशन का काम करता है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। तो अब यहां पर जो है सो समझेंगे आप, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए, अपने से क्वेश्चन पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने से बनाएंगे, अब मान लीजिए कि बना रहे हैं गलती हो गया तो टेंशन किस बात का भाई, टेंशन क्यों, गलती होगा इसका मतलब आप बनाते हैं तब न, जो बनेबे नहीं करेगा तो ओकरा का गलती होगा, जो नहीं बनाएगा वो तो गलती करबे नहीं करेगा, इसीलिए आप गलती करिए, गलती करेंगे तो आप ही का सही होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। करा दो क्रमागत यानी क्रम में, तो यहां पर आप लिखेंगे, माना कि यहां पर लिख दीजिए हल, माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर, क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या मान ले, x। अब दूसर का क्रमागत संख्या मानेंगे तो हो जाएगा x + 1, तीसर का मानेंगे तो x + 2, चौथा क्रमागत पूछ रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का क्या पूछ रहा है, गुणनफल 306 है, तो पहला क्रमागत संख्या आपने x माना, तथा दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस कितना हो जाएगा बबुआ, x + 1 हो जाएगा। और जब 1 होगा तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना, हो जाएगा गुणनफल 306, तो यहाँ पर लिख न दीजिए 306। अब इसी को सॉल्व करना है, तो अब करिए ना, कोई झंझट अब है, अब तो मैंने झंझट को आपको खत्म कर दिया। तो x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 306, तो x² प्लस x घटे 306 बराबर 0। यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे उम्मीद करता है सवाल कि हमें यहाँ तक ले करके आइए, तब ये बनेंगे हम आपसे, तो ये आपका बन के एकदम रेडी, यही आपसे पूछ रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर जो है ना दूसरा सवाल भी समापन हो गया।
मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए रोहन की वर्तमान आयु हम ज्ञात करते हैं और आप भी ज्ञात करिए। तो देखिए ना तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, वही समस्या हो रहा है। हमें तो बाबू रे कोई समस्या दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप थोड़ा मेहनत करिए। अब ये नहीं कि दिन रात इसी में लगे रहेंगे, दिन रात लगना है ही नहीं। 2 से 3 घंटा आप गणित को बनाइए, इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। और क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा सब 1-1 सौ का होगा, तो आपके लिए तो सब विषय ना महत्वपूर्ण है। सारा विषय आपको पढ़ना है। 2-2 घंटा करके दीजिए टाइम, 2-4 घंटा 5 घंटा रोज पढ़िए। आपका सब्जेक्ट जो है ना सो दाना दान रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है पहले से हल, तो लिख देंगे। और तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन की वर्तमान आयु, तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर काय बरस, एक्स बरस न। वर्तमान माने कि अब भी काय बरस का है। तो मान लो कि आप काय बरस का हो, तो अभी आप होंगे 14 बरस, कोई होगा 15 बरस, कोई होगा 16 बरस। इसी के आसपास में सभी विद्यार्थी होंगे। तो आपका ये वर्तमान बरस हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आगे, कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो अब लिखेंगे मां की वर्तमान आयु बराबर, मां की वर्तमान आयु बराबर, तो मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 26 वर्ष न बड़ा है। मान लीजिए कि अभी आप 15 वर्ष के हैं और आपके माता जी आपसे 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 को आप जोड़ेंगे ना, और जब 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपकी माता जी 41 वर्ष की है। तो यहाँ पर 26 वर्ष है ना जी, हाँ 26 वर्ष है। तो इसमें आप x प्लस 26 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वर्ष हो गया। यानी रोहन की मां की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो गया। अब आगे सवाल को पढ़िए। कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात माने आगे। जैसे मान लो कि आप 15 वर्ष के हो, तो 3 वर्ष पश्चात कै वर्ष के हो जाओगे, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 वर्ष के हो जाएंगे। 3 वर्ष पश्चात भाई साहब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे ना। जैसे आप 15 वर्ष के अभी हैं, 3 वर्ष बाद हम पूछ रहे हैं, पश्चात माने होता है बाद में, तो कै वर्ष के आप हो जाओगे, तो 3 वर्ष जोड़ोगे ना, तो 18 वर्ष हो जाओगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, कथी से, प्रश्न से। क्या कहता है आपका प्रश्न, कहता है प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र बराबर, रोहन की उम्र लिखिए या आयु लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा x प्लस 3, उसकी माता की क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात मां की आयु बराबर, मां की आयु बराबर, उस समय उसकी माता की वर्तमान आयु ये है, तो 3 वर्ष बाद जुटेगा ना, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस कितना 29 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वर्तमान उम्र है। 3 वर्ष के बाद तो आप रोहन में x प्लस 3 किए हैं, तो इसमें भी न करेंगे, इसमें भी न करेंगे। अब क्या कह रहा है
कि गुणनफल का 306 है, तो कर न दीजिए गुणनफल। x प्लस 3 है तो x प्लस 3 गुने x प्लस 29 बराबर कितना दिया है, 306 दिया है ना। कितना है बाबू रे, 306 नहीं, 306 नहीं है, यहाँ पे रुकिए रुकिए, 306 बोल रहे हैं, 360 दिया हुआ है, तो 360 लिखेंगे यहाँ पर 360। अब इसको आपको जो है ना तो सॉल्व करना है। अब आसान हो गया सॉल्व करना, कर दीजिए। x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, x को 29 से गुना करेंगे तो 29x प्लस 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 तिया कितना हो जाएगा, 87 बराबर 360। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, x प्लस 3 को एक बार x से गुना करिए। तो यदि हमने x प्लस 3 को एक बार x से गुना किया तो x को x से तो x स्क्वायर और 3 को x से तो 3x। इसके बाद फिर x प्लस 3 को आप 29 से गुना करिए तो 29x और 3 को आप 29 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, बराबर 360 है तो 360। कहीं समस्या हो रहा है तो एक्स स्क्वायर और 3 29x तो कितना हो जाएगा, 29 3 कितना 32x, तो 32x प्लस 87 और 360 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से आप 87 को घटा लीजिए, तो 360 में से आप 87 को घटाओगे, 10 में से 7 गया 3, 15 में 60 गया तो 7 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 273। ये प्यारा सा आपका जो है ना तो समीकरण बन गया। यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन जो है ना सो पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही आपका जो है ना सो प्यारा सा आंसर हो गया। जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है, जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो चलिए अब जो है ना सो तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। अब रेलगाड़ी का सफर करते हैं, तो देखिए ना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, यदि हम इतना किलोमीटर, खैर ये सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या कह रहा है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक समान चाल से कितना किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यानी स्पीड ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना कि यहाँ पर पहले लिख दीजिए आप हल, यहां से बनाना प्रारंभ। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की जो चाल पूछ रहा है तो आपने मानेंगे तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या कह रहा है, तो ये हो गया आपका सामान्य चाल, और उसमें कहता है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो क्या होगा, तो लिखेंगे फिर रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, नई चाल बराबर घट रहा है ना, तो x घटे 8 जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, तो x घटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो भाई साहब दूरी है कितना, तो देखिए कुल दूरी जो है, कुल दूरी क्या किलोमीटर है, कुल दूरी जो है आपका 480 किलोमीटर है, कुल दूरी
कितना तय करना है, 480 किलोमीटर। अब यदि चाल घट गया, ये चाल घट गया तो उसे 3 घंटा अधिक समय लग जाता है। तो ये सूत्र आपको तो पता है ना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए कुल दूरी 480 है, तो 480 x-8 से भाग देंगे, तो x-8 3 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ घटा हो जाएगा, तो 480 बट्टा x, कै घंटा अधिक, तो 3 घंटा अधिक, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कहीं समस्या हुआ, समझने में कहीं समस्या हुआ, कुल दूरी कितना है 480, तो 480 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल आपका ये है तो x-8, एक चाल ये है तो इतना। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है तो क्या घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने में आप तो माहिर हैं, आप खुद कर सकते हो। तो चलिए ना, अब इसको ये भिन्न घटा हो गया ना, तो x-8 इंटू x-8 से x-8 कट गया, बच गया x, तो यहाँ पे हो जाएगा 480x, घटा का चिन्ह तो घटा, x से x कट गया, और यहाँ 480 x-8, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 इंटू x-8 बराबर यहाँ पर कितना 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब हम करेंगे तो 480 x अब माइनस यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। 480 को आप 8 से गुना करोगे तो 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा बाबू साहब 3840 बट्टा x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर घटे 8x, यहाँ बराबर में 3 है तो 3, अकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो है ना, एक तो है ना। अब यहाँ पर देखिए 480 से 480 ये कट रहा है, ऊपरे में कट रहा है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ऊपरे में खत्म कर देते हैं। अब इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आप 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x अब बराबर हो जाएगा 3840। कितना हो जाएगा 3840 हो गया ना। अब आप यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर घटे 3 8 24, तो 8x बराबर 3840 है, तो 3840 आ 3 से ये कटेगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, 6 आ 3 अट्ठे 24, 0 आएगा, यानी ये 3 से 1280 हो गया। तो एक्स स्क्वायर घटे 8x, इसको इधर लाएंगे तो घटे 1280 बराबर 0। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा, यही जो है ना सो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना सो समाप्त हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए, अब जो है ना सो इस सवाल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचा, यानी ये चैप्टर का हो गया समापन। तो प्यारे साथियों, अब आप अपनी राय दीजिए कि सर आप जो बताए हैं तो हमें पसंद हुआ है, और यदि नहीं पसंद हुआ तो आप अपना विचार जरूर देंगे, अपनी राय जरूर देंगे, और राय जो देंगे तो कमेंट के माध्यम से देंगे। जब आप कमेंट करते हैं ना तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए मन को दुखी नहीं करना है प्यारे साथियों। और यदि अच्छा लगा तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगला अध्याय के साथ, जब स्टार्ट होगा 4.2, और ज्यादा दिन कल है हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।